हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यूपी ट्रिपल पैट 2022 के लिए हम लेकर आ चुके हैं जीके टेस्ट नंबर 4। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर भी हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया है हर एक टेस्ट में, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है और भूटान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किस तरीके से आप चेक करेंगे तो 1 से लेकर के 25 तक आप जो है गिनती किसी भी पेज में लिखेंगे, किसी भी कॉपी में इस तरीके से, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा उसमें आप सही का टिक करेंगे और जो आपका गलत होगा उसमें आप क्रॉस का टिक करेंगे। इसके बाद आप काउंट करेंगे और जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? क्या पूछा गया है? होपमैन कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? क्या पूछा जा रहा है? भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी जो है वो अलग करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं टका, यांग, क्यात या रूबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यात। जो म्यांमार है इसकी जो मुद्रा है वो है क्यात, और दोस्तों जो रूबल ये रूस की मुद्रा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पूछा जा रहा है कि अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं गुरु शिखर है, पंचकुल पर्वत है, नंदा देवी और हरदौल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। ये जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें कि ये जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे आप 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। किसकी? गुरु शिखर पर्वत की, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? क्या पूछा जा रहा है कि किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? यानी दोस्तों क्या है कि सीमा जो है किसी भी देश की दो तरीके से होती है, या तो स्थल से जुड़ी होगी या फिर जल से जुड़ी होगी। जो जल से सीमा बनाती है उसे जलीय सीमा कहते हैं, और जो स्थल से बनाती है उसे स्थलीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना की। जो चीन है इसकी जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया और कनाडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा जो देश है इसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, ये बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4 दिसंबर है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 सितंबर। 7 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा को जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है।
अब दोस्तों यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है मैक मोहन रेखा, ये किन दो देशों के बीच की लाइन है? तो याद रखेंगे आप, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैक मोहन रेखा कहा जाता है। और जो डूरंड रेखा दी गई है वो भी आप याद रखेंगे, जो डूरंड रेखा है ये किसके देश के बीच की दूरी है, ये किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे आप तीनों लाइन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? तो यहाँ जो पूछा जा रहा है कि भारतीय जो संविधान सभा थी इसने तिरंगे झंडे को कब अपनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1915 को। और दोस्तों इसी वजह से 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसी वजह से हमारे देश में 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद होगा आपको, जो 9 जनवरी का दिन है इस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलम आरा। ये जो है भारत की पहली बोलती फिल्म है। अब दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे कि ये जो आलम आरा फिल्म है ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, कब ये रिलीज हुई थी? तो याद रखेंगे आप 14 मार्च, कब हुई थी? 14 मार्च 1931 को ये जो फिल्म है वो रिलीज की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक, याद रखेंगे भारत की पहली बोलती फिल्म है। इससे पहले जो फिल्में लाई गई थी भारत में वो कैसी थी? उनमें वॉइस नहीं थी, वो जो फिल्म है वो गूंगी फिल्में थी। ठीक, याद रखेंगे बोलती फिल्म कौन सी है पहली? आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है, LAN यानी कि लैन का विस्तृत रूप क्या है? लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है लैन का फुल फॉर्म है। दोस्तों कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नॉर्मल से जो फुल फॉर्म है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वो वही आपको याद रखनी है। ठीक, याद रखेंगे लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, भारत का गोवा राज्य ये पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? दोस्तों क्या है कि हमारा देश 1947 को तो आज़ाद हुआ था, लेकिन जो गोवा है इस पर अब भी पुर्तगालियों का कब्जा था। और जो गोवा है ये पुर्तगालियों की कब्जे से कब आज़ाद हुआ था, कब मुक्त हुआ था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा कि 1961 में जो गोवा है ये पुर्तगालियों से जो है मुक्त हुआ था। तो याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा ये कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में। और किसका इस पर जो है अधिकार था? तो पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पूछा जा रहा है कि जो गौतम बुद्ध थे इन्हें जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, ये करेक्ट हो जाएगा। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध के देह त्यागने की घटना है उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो महापरिनिर्वाण है ये इन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि जो बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था? तो 1764 में। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो दोस्तों 1764 में क्या हुआ कि ये जो युद्ध है बक्सर का, ये किन किन के बीच हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? तो याद रखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो मुगल और नवाबों की सेना थी उनके बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध। दोस्तों अगर हम बात करें अपने भारत से कि ये जो मुगल और नवाब की सेनाएं थी तो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था? तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीन राजा थे, बड़े राजा, जिन्होंने संयुक्त रूप से जो है युद्ध लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी के
खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंग्रेज हैं उनकी इसमें जीत हुई थी और इस जीत के फलस्वरूप उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज हैं, उन्होंने किस युद्ध के बाद अधिकार कर लिया था, तो याद रखेंगे आप बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक, ये हुआ कब था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं मौर्य, चंदेल, पल्लव और चौहान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, तो आप ध्यान रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित हैं खजुराहो के मंदिर। ठीक, निर्माण किसने करवाया, तो चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने जो है इसका निर्माण करवाया था। किसका, दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद इसका। ठीक, याद रखेंगे शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। ठीक, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। जो संसद के 2 सत्र हैं इनके बीच की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, तो याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास और रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। इनकी ये रचनाएं हैं ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमार संभव किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आप कालिदास की ये रचना है, रघुवंशम भी और ऋतु संहार भी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन जो है जो राजा थे, इन्होंने महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। ठीक, कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो पल्लव शासक ने। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पल्लव शासकों ने, और शासक की अगर हम बात करें तो नरसिंह वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और कितने क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट में करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए जीके टेस्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।